देश भर में वक्फ संशोधन कानून आज से लागू हो गया। सरकार ने एक अधिसूचना में जानकारी दी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 यानी आज से अधिनियम के प्रावधान लागू कर दिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर योजना के लाभार्थियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि योजना ने कई सपनों को हकीकत में बदल दिया। भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज यूपी में संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने 2.5 घंटे तक पूछताछ की है। पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा को लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने बर्क से हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी प्रश्न किए। उनसे पूछा गया कि 19 नवंबर 2024 को वो कहां थे और जामा मस्जिद के सदर जफर अली से उनकी कितनी देर बातचीत हुई। पूछताछ के बाद बर्क ने कहा कि वो जांच में सहयोग करते रहेंगे। सांसदों के बाद चुनावी राज्य बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रियों की सैलरी बढ़ गई है। मंत्रियों का वेतन 50,000 से बढ़कर 65,000 हो गया है। क्षेत्रीय भत्ता भी 55,000 से बढ़कर 70,000 हो गया है। इसके अलावा दैनिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। जालंधर में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हमला लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान के साथ मिलकर करवाया। लखनऊ में करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा समेत 36 क्षत्रिय संगठनों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन संगठनों ने राणा सांगा पर दिए उनके विवादित बयान पर विरोध जताया और उनसे माफी की मांग की है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की भारी व्यवस्था की गई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ी राहत दी है। दरअसल ममता सरकार ने दागी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए शिक्षकों के अतिरिक्त पद बनाए थे, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश रद्द कर दिए। यह आहट 2 नए वॉर की आशंकाओं से जुड़ी है। यह आहट टैरिफ युद्ध से जुड़ी हुई है। इस आहट के 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है अमेरिका बनाम ईरान। ऐसी आशंकाएं प्रबल हैं कि पश्चिमी एशिया में किसी भी दिन इन दोनों देशों के बीच बारूदी ज्वाला भड़क सकती है। शनिवार को ट्रंप ने ईरान को जो वार्निंग दी है उसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। दूसरा चैप्टर चीन बनाम ताइवान। दुनिया जब टैरिफ वॉर में उलझी है तब एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि जिनपिंग ने ताइवान पर नियंत्रण के लिए पीएलए को 6 महीने की डेडलाइन दे दी। तीसरा चैप्टर है चीन बनाम अमेरिका। इन 2 शक्तिशाली देशों में ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। ऐसा हुआ तो पूरा विश्व मंदी की चपेट में आ सकता है। और चौथा चैप्टर है चीन, रूस और ईरान की खतरनाक तिकड़ी। ट्रंप युग में यह तिकड़ी कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रही है। इस बारे में हमारे पास एक्सक्लूसिव डिटेल है जो हम आपको बस कुछ ही क्षणों में दिखाने वाले हैं। कल मॉस्को में रूस, चीन और ईरान की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर बनाए जा रहे अमेरिकी दबाव से निपटने को लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। चीनी सेना और सरकार में ताइवान को अपने देश में मिलाने वाले विकल्पों पर तेजी से विचार हो रहा है। इनमें नाकाबंदी, सैन्य हमले और दूसरे तरीके शामिल हैं। सूत्रों का ऐसा भी मानना है कि अमेरिका इसमें दखल दे सकता है और चीन की यह कोशिश ताइवान में बड़ी जंग की वजह बन सकती है। ट्रंप के एक और करीबी अरबपति बिल एक्मन ने भी टैरिफ की आलोचना की है और कहा है कि टैरिफ के कारण अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिष्ठा खतरे में है। टैरिफ की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला प्रयोग किया गया है वो गलत है, जिसकी वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे जा सकती है। इन बयानों से एक बात साफ है कि ट्रंप के लिए टैरिफ प्लान अब गले की हड्डी बन चुका है। दुबई के प्रिंस शेख हमदान ने आज पीएम मोदी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच के रिश्ते में और मजबूती पर जोर दिया। पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद कहा कि शेख हमदान की भारत यात्रा ने भारत और यूएई के बीच मजबूत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि ये संबंध विश्वास पर आधारित हैं जो इतिहास से आकारित हुए हैं और सम्मान दृष्टिकोण से प्रेरित है। आज आपको दुबई के क्राउन प्रिंस के निजी जीवन के बारे में कई दिलचस्प जानकारियां देते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जलना स्वाभाविक है। दुबई क्राउन प्रिंस के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इसे भारत की बड़ी सफलता के रूप में देख रहे हैं। संदेश यही है कि यूएई अब भारत के साथ बिजनेस करेगा। वैसे भी यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान यूएई भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। यूएई भारत के लिए एक प्रमुख तेल आपूर्ति करता है। भारत के सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
यूएई और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया है। यूएई में लगभग 43 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब आपको दुबई के क्राउन प्रिंस की लग्जरी लाइफ के बारे में बताते हैं। वो कितने शौकीन हैं, कितने एडवेंचरस हैं। उनके जीवन को आप फिक्र की लग्जरी फाइल से जानिए। उनका पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम है। वर्ष 2008 से वो क्राउन प्रिंस हैं। उनके हिंद प्रेम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी चौथी बेटी का नाम हिंद रखा है। इस नाम के पीछे गहरा पारिवारिक और सांस्कृतिक अर्थ है। हिंद नाम शेख हमदान की मां शेखा हिंद बिन्नत मखदूम बिन जुमा अल मखदूम के नाम पर रखा गया है। रॉयल लग्जरी लाइफ की बात करें तो उनके पास प्राइवेट जेट, सुपर यॉट, लग्जरी कारों का एक बड़ा कलेक्शन है। $400 मिलियन के मालिक हैं। रोमांटिक शायरी का उन्हें बेहद शौक है। उनकी रोमांटिक और देशभक्ति की कविताएं काफी प्रसिद्ध हैं। फज्जा नाम से कविताएं प्रकाशित करते हैं। शेख हमदान घोड़ों का शौक रखते हैं। 1000 से ज्यादा घोड़े रखे हैं। घुड़सवारी में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। एडवेंचर का भी शौक है। बुर्ज खलीफा के टॉप पर चढ़ चुके हैं। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसका पहला चैप्टर वक्फ कानून से जुड़ा है, जो आज से देश में लागू हो गया। इसे लेकर आज केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके साथ अब वक्फ की जमीनों पर यह नया कानून लागू हो गया है। लेकिन इस पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों से लेकर देश की कुछ विधानसभाओं में बवाल जारी है। तस्वीरें देखिए जरा। वक्फ कानून को लेकर लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हंगामा होता है। एक दिन पहले जो तस्वीरें वहां से आई थी वो महज ट्रेलर थी। आज माननीय विधायकों ने पूरी पिक्चर रिलीज कर दी है। हंगामे की शुरुआत पीडी के विधायक वहीद पारी के एक सियासी मूव से हुई। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा के लिए नया प्रस्ताव दिया। शोर शराबे में उनकी आवाज स्पीकर तक नहीं पहुंची तो वो उठकर स्पीकर के करीब जाने लगे। इतने में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन ने उनका रास्ता रोक लिया और दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। थोड़ी देर में यह हंगामा बढ़ गया और मार्शल ने वहीद पार्रा को धक्के मारकर सदन से बाहर कर दिया। कुछ देर तक ऐसा लगा कि वहीद पार्रा को बाहर करके स्पीकर ने सदन के हालात संभाल लिए, लेकिन उसके बाद हंगामे की जिम्मेदारी संभाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक रहमान सागर ने। पहले उनकी सज्जाद लोन के साथ बहस हुई, फिर वो अपनी कुर्सी पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। रहमान सागर की एक ही मांग थी कि वक्फ कानून पर चर्चा करवाई जाए, लेकिन दूसरे दिन भी स्पीकर ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। लिहाजा हंगामा बढ़ता चला गया। यहां पर आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक हैं। वो पार्टी जो वक्फ कानून पर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन उसी पार्टी के स्पीकर उस चर्चा को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे किसी फिल्म में हीरो और विलेन की भूमिका एक ही कलाकार निभा रहा हो। बस यही बात बाकी दलों को हजम नहीं हो रही है। पीडीपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ मिली हुई है और मुस्लिमों के हक के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि वो किसी भी कीमत पर वक्फ कानून पर चर्चा चाहती है। उधर बीजेपी की दलील है कि जब संसद से कानून बन चुका है तो फिर उस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक चर्चा की मांग पर अड़े हुए हैं। स्पीकर के खिलाफ सांकेतिक मोर्चा भी खोल चुके हैं। काली पट्टी पहनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, बिल की कॉपियां फाड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती की पीडीपी इस पूरे प्रकरण को विरोध का अभिनय करार दे रही है। यानी यह विरोध सिर्फ दिखाने के लिए है, कुछ पाने के लिए नहीं। रह रहकर पीडीपी के विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को उमर अब्दुल्ला और किरण रिजिजू की ट्यूलिप गार्डन वाली तस्वीर याद दिला रहे हैं। वही तस्वीर जिसमें दोनों नेता ट्यूलिप गार्डन की सैर करते रहे और उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। उमर के विरोधी इस मुस्कान को समझौते का दस्तावेज मान रहे हैं, यानी असली सौदा पर्दे के पीछे हो चुका है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की पॉलिटिकल फाइट पर हमने एक रील बनाई है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सरकार का पक्ष सुने बिना वक्फ बोर्ड संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोई आदेश पारित न किया जाए। अगर स्पीकर साहब ने यही रवैया अपनाया तो स्पीकर साहब पे क्वेश्चन रहेगा, स्पीकर साहब पे बात आएगी, वो क्यों नहीं अलो कर रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ गुंडे जो हैं वो हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज भी उन्होंने स्पीकर को आंखें दिखाई है। स्पीकर साहब को चाहिए था कि उनको मार्शल आउट करें। सीधी सी बात है, जो स्पीकर साहब हैं वो एट द प्लेजर ऑफ एनसी वहाँ हैं, उनने बनाया है। अगर इनको लगता है कि वो इम्पेडिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो उसको नो कॉन्फिडेंस लाएं, चेंज करके किसी और को लाएं। इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं है, सियासत की बात नहीं है। कल जब ये बिल जिस मिनिस्टर ने पास किया, उमर साहब उसको रेड कार्पेट कर रहे थे। सोचिए, मुर्शिदाबाद से तस्वीर आ गई जहां मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ कानून को वापस लेने की मांग पर जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पहले तो नेशनल हाईवे को जाम किया और जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो कुछ लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले कि पुलिस वाले हालात को काबू में कर पाते, हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से वहां काफी देर तक नेशनल हाईवे 12 बंद रहा। अगली खबर का फोकस सुप्रीम कोर्ट है, जहां से राज्यपालों और सरकारों के टकराव पर बड़ी खबर आई है। सर्वोच्च अदालत ने निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करने के गवर्नर के प्रयास पर काफी सख्ती दिखाई है। राज्यपाल के अधिकारों पर देश की सबसे बड़ी अदालत का यह लैंडमार्क जजमेंट है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि राज्यपाल राजनीतिक कारणों से विधानसभा कंट्रोल ना करें। दूसरी बड़ी बात यह कही कि गवर्नर को राजनीतिक लाभ के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने टिप्पणी की। किसी राज्यपाल के लिए सर्वोच्च अदालत की यह बहुत बड़ी और कड़ी टिप्पणी है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के विधायकों को लंबे समय तक लटकाए रखने वाले मामले पर उन्होंने फैसला दिया। एक तरह से राज्यपाल को सर्वोच्च अदालत ने उनकी संवैधानिक सीमा याद दिलाई। अदालत में यह पूरी लड़ाई तमिलनाडु विधानसभा से पास बिलों को मंजूरी नहीं देने को लेकर लड़ी गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली से पारित विधेयकों पर राज्यपालों को तय समय सीमा में काम करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार 1 महीने में विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय लेना चाहिए, जबकि विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर सहमति न देने का निर्णय 3 महीने के अंदर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालतों को एक निश्चित समय के भीतर किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल को उस समय विधेयक को मंजूरी देनी चाहिए जब विधानसभा में दोबारा परामर्श के बाद कोई बिल उनके सामने आता है। बिल को मंजूरी देने से वो तभी इनकार कर सकते हैं जब वो पहले से बिल्कुल अलग हो। अदालत ने अपने फैसले में लोकतंत्र का भी जिक्र किया। कहा कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के अनुसार उचित सम्मान के साथ काम करना चाहिए। उन्हें विधानसभा के जरिए व्यक्त की जा रही लोगों की इच्छा और लोगों के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित सरकार का सम्मान करना चाहिए। यहीं पर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की, राज्यपालों को राजनीतिक कारणों से विधानसभा के कामकाज में बाधा नहीं बनना चाहिए। एक तरह से सर्वोच्च अदालत ने अपने इस फैसले में राज्य सरकारों की शक्तियों को सुप्रीम माना। यह भी कहा है कि विधानसभा सदस्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राज्य के लोग चुनते हैं, इसीलिए वो लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बेहतर रूप से तैयार है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के राज्यपाल के कार्य को मनमाना और अवैध मानते हुए पूरी कार्रवाई रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत दिए गए अधिकारों का सवाल था। अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा से पारित बिल से जुड़े कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इसी आर्टिकल के तहत वो बिल को दोबारा विचार करने के लिए लौटा भी सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव भी दे सकते हैं।
इसके बाद भी अगर विधानमंडल से बिल बिना संशोधन के पास होकर राज्यपाल के पास आता है तो वो उसे रोक नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं, जिसकी कोई उचित समय सीमा नहीं थी। और यही वो लूपहोल था जिसके जरिए बिल लटक जाते थे। इसी लूपहोल को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने पर एक समय सीमा तय कर दी, जो 1 महीना है। इससे पहले नवंबर 2023 में भी राज्यपाल के अधिकारों पर एक फैसला आया था। तब यह जजमेंट पंजाब सरकार की याचिका पर दिया गया था। उस वक्त जस्टिस DY चंद्रचूड़ की मौजूदगी में 3 जजों की पीठ ने अपने आदेश में साफ कहा था कि पंजाब के राज्यपाल चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, उन्हें गैर निर्वाचित प्रमुख के तौर पर संविधान ने राज्य के प्रमुख के तौर पर शक्तियां दी हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग विधानसभा की ओर से पारित बिलों को विफल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने तब कहा था कि अनुच्छेद 200 के तहत अगर वो बिल पर सहमत ना हो तो अपनी दलील देकर फिर से विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का प्रावधान है। आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 के मुताबिक राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो उसका इस्तेमाल संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से करेंगे। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके मुखिया सीएम होते हैं। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, जबकि सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। सभी मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर रहेंगे। अनुच्छेद 200 के तहत विधानसभा से पारित बिल से जुड़े कार्यों के निर्वहन में राज्यपाल सहमति दे सकते हैं, सहमति रोक सकते हैं, संशोधन का सुझाव देते हुए बिल लौटा सकते हैं या फिर इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद 200 पर आज सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। राज्यपाल पर आए फैसले से तमिलनाडु की DMK सरकार गदगद है। मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने इसे लेकर एक पोस्ट लिखी। स्टैलिन लिखते हैं कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के ऐतिहासिक निर्णय का धन्यवाद और स्वागत करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के विधायी अधिकारों की पुष्टि की गई है। विपक्ष शासित राज्यों में प्रगतिशील विधायी सुधारों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के मनोनीत राज्यपालों की प्रवृत्ति पर रोक लगाई गई। जिक्र की अहमदाबाद वाली पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बिहार दौरे के अगले दिन राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिनों का अधिवेशन है। पार्टी ने इसे न्याय पथ अधिवेशन नाम दिया। आज वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसके लिए राहुल गांधी और तमाम दिग्गजों के साथ 78 साल की सोनिया गांधी भी पहुंची। राहुल और सोनिया गांधी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रियंका गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक उनके करीबी जानकार का विदेश में इलाज चल रहा है और वो वहां से नहीं लौटी। पार्टी ने अपने कार्यक्रम में महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की खूब चर्चा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की जुगलबंदी का जिक्र किया। ये सफाई दी गई कि दोनों के रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं थी। सरदार पटेल को लेकर एक विशेष प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया गया। सबने अपना अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और OBC समुदाय साथ छोड़कर चला गया। उन्होंने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि हम वहां 1991 से सत्ता से बाहर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्लिमों और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, हमें इसलिए कई बार मुस्लिम परस्त बोला जाता है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं है और मुद्दे उठाते रहने। अब कल कांग्रेस अधिवेशन की बैठक सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। अब सवाल है कि कांग्रेस गुजरात में अपना अधिवेशन क्यों कर रही है? क्या इसके कोई सियासी मायने हैं? और अगर है तो फिर क्या है? गुजरात गांधी और सरदार पटेल की धरती है। 2025 में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ है, जबकि इसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी मनाई जाएगी। दोनों कांग्रेस से जुड़े रहेंगे। आज पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों का भरपूर जिक्र भी किया। सरदार पटेल की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। अहमदाबाद से पहले 1961 यानी 64 साल पहले गुजरात के भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 6 दशक बाद उसी गुजरात में अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ये मैसेज दे रही है कि वो गांधी और पटेल की धरती से बीजेपी का मुकाबला करने का संकल्प ले रही है। राहुल गांधी पिछले महीने 7 और 8 मार्च को भी गुजरात का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस ने 2025 को पार्टी के संगठन सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया था। 4 महीने पहले कांग्रेस ने बेलगावी में वर्किंग कमेटी की बैठक की थी। ये बैठक महात्मा गांधी की अध्यक्षता
में वहां आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। यानी कांग्रेस अपनी बैठकों की लोकेशन के जरिए गांधी और पटेल प्रेम दिखा रही। साथ ही सरदार पटेल को लेकर बीजेपी के लगाए गए अपमान वाले आरोपों का जवाब भी दे रही है। बीजेपी जिस तरह पटेल की विरासत को खुद से जोड़ने में काफी हद तक कामयाब रही है, उस विरासत को फिर से कांग्रेस हासिल करना चाहती है। इन्हीं पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में अधिवेशन के जरिए वो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने लिए एक विकल्प, एक स्कोप देख रही है। कांग्रेस 1995 से गुजरात की सत्ता से दूर है। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। Wasn't it the Congress party which insulted Sardar Patel by denying him the Bharat Ratna? As long as there was somebody from the first family, from Nehru's dynasty heading the Congress government, Sardar Patel was never given a Bharat Ratna. And if Sardar Patel ji and Mahatma were alive, they would have never allowed this concept of a dynasty. 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है, जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे।